सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। राजश्री जी, आज देखिए जैसे कि हर बार हम लोग कुछ न कुछ अपने पिटारे में लेकर आते हैं, तो आज भी बहुत सारी बातें हैं जो अपने श्रोताओं से अपनी सखियों से साझा करनी है। आज बच्चों में वाणी और भाषा विकास के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और आज विश्व श्रवण दिवस भी है संगीता। और घूमने का वक्त तो है, वैसे बारिश बहुत हो रही है सब जगह, लेकिन जिनको घूमने का शौक है वो पर्यटन के लिए निकल ही पड़ते हैं। तो आज हम ले चलेंगे लोनावाला। हाँ, और कुछ याद भी तो करना है। हाँ, याद ये करना है कि भाई जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो वो दिन कितने, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे। कम से कम लोगों के बीच आपसी तालमेल, बातचीत, वक्त एक दूसरे को देना कहीं ज्यादा था। तो वो दिन सच में बहुत अच्छे थे जब मैं याद करती हूँ। हालांकि बहुत से मामलों में, बहुत सी चीजों में कंप्यूटर हमें बहुत सारी जानकारी लम्हों में, सेकंड्स में दे देता है ना। और इसके जरिए हम जो है अपने श्रोताओं से भी जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया और ये वो है ना, जो कंप्यूटर पे या फोन पे सब जगह हमें उपलब्ध है। हाँ। और आप इतनी मुस्कुराती हुई देख रही हैं कि राशि जी चुप हो जाएं आप, अब हमें गीत भी सुनवा दें। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि जब मैं आपको सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कंप्यूटर जब आया तो क्या लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एक दिन ये लोगों को इतना व्यस्त कर देगा? नहीं सोचा होगा, या क्या पता व्यस्त करने के लिए ही किसी ने इसको इजाद किया। हाँ, वही तो। देखिए आपके सामने 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। हाँ, वही। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंप्यूटर से भी जुड़ी हुई हैं। तो कंप्यूटर जब नहीं थे तब क्या था, कैसा था, ये हम याद करेंगे। सबसे पहले सुन लें एक गीत। बिल्कुल। प्यार की डोर से बंध जाएगा, हमरे
भाई हम आज बात करने वाले हैं विश्व श्रवण दिवस पे। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे संदेश भेज दिए हैं संगीता जी। और विश्व श्रवण दिवस जो है वो हर साल विश्व श्रवण परियोजना द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो सुनने और फिर उसे रिकॉर्डिंग के अभ्यास के माध्यम से दुनिया और उसके प्राकृतिक वातावरण, समाजों और संस्कृतियों को समझने के लिए समर्पित होता है। और इस दिन को जो मनाया जाता है उसके पीछे हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने के बजाय अपने आसपास के वातावरण को भी सुने, क्योंकि राशि जी देखिए, सुनना, जब हम वातावरण को सुनते हैं तो वो एक अलग सी ही बात हो जाती है। तो वैसा ही है, आसपास के वातावरण को सुने, ध्वनियां हैं उन पर ध्यान दें, पर्यावरण है, बहुत सारी चीजें हैं, ध्वनि परिदृश्य है, तो परिस्थिति की जो होती है वो इसमें शामिल होती है और उसी बारे में हमें सोचना और हर वर्ष संगीता जी जो होता है उसका कोई थीम होता है। और इस वर्ष 2024 में विश्व श्रवण दिवस की थीम है मानसिकता में बदलाव। आइए कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। इस थीम का उद्देश्य जनता और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच श्रवण हानि के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के महत्व पर भी जोर देना है। तो इस तरह का बहुत कुछ हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है, इससे जो मिलती जुलती बातें हैं। यानी इस दिन की बात अगर हम करें तो कि कनाडाई संगीतकार के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, जो पारिस्थितिकी के आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस को हम अपने मित्रों या परिवार के साथ कुछ छोटी मोटी गतिविधियां करके भी मना सकते हैं। अपने स्थान के आधार पर जो जगहें हैं, जो पर्यटन है, जहां घूमने लोग जाते हैं, थोड़ा सा समय निकालना और फिर इस जगह पर जाना और वहां की जो चीजें हैं उनको ध्यान से देखना और कुछ सुनने की भी कोशिश करना, क्योंकि लगता है आत्मसात भी कर लेना। हाँ, बहुत जरूरी है। तो ये तो करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है भाई कि विश्व श्रवण दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने वो श्रवण कुमार का जिक्र किया कि एक वो श्रवण था जिसने अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाई थी, और आज रेडियो या मोबाइल ऐसा श्रवण यंत्र है जो घर बैठे बैठे पूरे विश्व की जानकारी के साथ यात्रा भी करवा देता है। तो शायद वो जो हमारा आज का विषय है वो उससे उतना नहीं जुड़ पाए जितना हम चाह रहे थे, है ना? हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं और इन्हें भी सुनना समझना कुछ अजीब सा लगता है कि भाई चांद तारों को हम क्या सुनेंगे, पेड़ पौधों को हम क्या सुनेंगे, क्योंकि वो बातें तो करते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके पास शब्द नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी खूबसूरती है वो इस बात को बताती है कि जो व्यक्तित्व है, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत उसी तरह का कुछ सुंदर सा होना चाहिए। जो सोच होती है, जो मन होता है, वो वैसा ही होना चाहिए। अब पंछी हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वाणी उनकी है जो कई बार वो बोलने की, देखिए पैरट की जहां तक बात है तो वो बोलना चाहता है और कई बार लोग उसको सिखा भी देते हैं भाई, तो वो बड़ा अच्छा बोलता भी है। तो इसी तरह जो चिड़िया हैं उनकी भी भाषा समझनी चाहिए। बिल्कुल। आपके दफ्तर, पाठशाला, कॉलेज या घर के आसपास अगर कोई जंगल या बाग बगीचा है तो वहां जाएं और अपना फोन बंद कर बिना बातचीत किए अकेले टहलें। अपने आसपास की प्राकृतिक आवाजों को सुनने के लिए अपने कान खोलें। पेड़ों में हवा की आवाज, पत्तियों का सरसराना, पक्षियों की चहचहाहट और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट को बुने। आंख बंद कर जो हम सुन पा रहे हैं उसे अपने साथियों के साथ साझा करें। जब हम सभी अपने अनुभवों पर चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि हम में से प्रत्येक ने कुछ नया ही अनुभव किया है। लेकिन राशि जी, जो अनुभव होते हैं वो भी अपनी तरह से अलग अलग होते हैं, है ना? जो अनुभव होते हैं, कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी पंछी को देख लें या किसी भी जानवर को देख लें तो उनकी जो अटखेलियां होती हैं या जो उनके, अब हिरन की बात कर लें, उनमें देखिए कि एक कुलाचा मार कर चलने की जो एक कला होती है वो बड़ी अलग सी होती है। कुछ एक चिड़िया होती हैं जो
पानी में भी तैर जाती हैं। अब उनको देखकर भी, अब उनका अगर पंछियों का सामंजस्य पानी से होता है तो फिर ऐसा लगता है कि उन्हें भी तो कुछ ना कुछ धुन सुनाई देती है, उन्हें भी तो कुछ अच्छा लगता है जब भी वो पानी के पास आते हैं और वो भी उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें शब्दों में, यानी कि जो भी शब्दों में हम लोग बात करते हैं, बोलती नहीं हैं, उनमें कुछ ऐसी बात नहीं होती कि जिसको आत्मसात न किया जा सके या उन बातों को समझा न जा सके। कोशिश करें तो अब ये देखिए कि जब रात होती है, चांद होते हैं, सितारे होते हैं, हवाएं होती हैं, पत्ते होते हैं जो सरसराते हैं, और आजकल बारिशों का मौसम है, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, और उनको अगर सुना जाए थोड़ा सा शांति से तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि साथ ही ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हम विश्व श्रवण दिवस में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि वर्ल्ड लिसनिंग डे 2024 या विश्व श्रवण दिवस को हर साल 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का श्रेय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने लिखकर भेजा है। साल 2010 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व श्रवण दिवस को मनाने का मकसद अपने आसपास के वातावरण से, समाज से और संस्कृति से सुनने के माध्यम से जुड़ाव महसूस करना है। इस दिन कनाडियन कंपोजर पर्यावरणविद रेमंड मार्शेफा का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जैसा आपने बताया था अभी संगीता। और जो अकाउस्टिक इकोलॉजी के फाउंडर भी थे, रेमंड मार्शेफा का जन्म 18 जुलाई 1933 में हुआ था। उन्होंने अपना वर्ल्ड साउंडस्केप प्रोजेक्ट विकसित किया और जिसने 1970 के दशक में ध्वनिक पारिस्थितिकी के मौलिक विचारों और प्रथाओं को निर्धारित किया था। तो इन्होंने भी तो कुछ सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और फिर उनको अच्छा, ये भी एक बात होती है राशि जी कि जब हम कुछ सुनते हैं तो यानी कि हमें चुप भी होना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो हम बड़ा अच्छा है, वो भी हम एहसास करते हैं। चलो एक गीत सुनते हैं। हाँ। चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा।
हवा की भी अपनी आवाज, अपनी बात होती है ना। देखो हवा से कैसे कोई याद आ जाता है और चुप रहते हैं सब कुछ, चांद सितारे सब कुछ चुप है, लेकिन फिर भी किसी की याद जो होती है वो कैसे चलती चलती चली आती है। और याद अगर बच्चों के बचपन की करें राशि जी, तो फिर उनकी वाणी जो होती है वो बहुत ही मीठी लगती है। यानी कि जब वो बोलना शुरू करते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं ना कि बोलने का इंतजार, कि बच्चे कब बोलेंगे इसका इंतजार बहुत होता है, अभिभावकों को बहुत होता है। और बच्चे जब बोलने लगते हैं तो फिर वो समय तो ऐसा होता है, बड़ा अजीब होता है कि ऐसा लगता है कि तमाम खुशियां जैसे एक साथ मिल गई हों। बिल्कुल, इस पल का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और बच्चे जल्दी बोलना सीखें, वो उस पर भी दबाव डालते हैं। अगर देर से जो बच्चे बोलना शुरू करते हैं, वो जो अभिभावक हैं बहुत चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अगर बच्चे पर बोलने का दबाव बनाया जाता है तो परिणाम इसके बिल्कुल उलट हो सकता है। हो सकता है कि बच्चे के विकास की क्षमता बढ़ने के बजाय धीमी हो जाए। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम आज कर रहे हैं। और बच्चे से बात जो है वो तो करनी चाहिए, सभी माँ बाप करते हैं। तो जब कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में होते हैं तभी से वो अलग अलग तरह की जो आवाज़ें, कुछ एक समय ऐसा होता है, कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जब वो सुनने लगते हैं। और यही जो प्रक्रिया है वो बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है। इसलिए बच्चे से ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे सुनेंगे और तभी उन शब्दों को बोलना सीखेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बोलने में जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई बोलो है ना, हाँ नहीं बोल रहा है, डर भी जाते हैं अभिभावक जो है, माता पिता, कि नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। तो हाँ ठीक है, डरने की तो बात भी है कि अगर समय से न बोलें तो वो चिंता का विषय होता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती जो है वो शब्दों को बुलवाना, उन पर प्रेशर डालना, वो भी ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। और सही भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जब आप बच्चे से बात करें तो सही भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चा सही से तभी बोल पाएगा जब वो सही सुनेगा। कई बच्चे तुतला के सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को उनसे वैसे ही बात करते हुए सुना होता है। हाँ, लाड़ प्यार में बात करते हैं ना कभी-कभी, तो ऐसा भी अगर हो जाए तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो वाणी जो है वो गड़बड़ा जाए। तो लहजे में उतार चढ़ाव जरूरी है। और बच्चों को अलग अलग जो उनकी भावनाएं होती हैं, या घर में भी जो लोग होते हैं, अलग अलग लिहाज से उसका इस्तेमाल करके उनसे बातें करें। जैसे खुश होना, या कोई खुशी की चीज़ है तो वो, या कोई चीखने चिल्लाने वाली जैसी बातें हैं तो उसको भी संभालना चाहिए। किलकारी उनकी जो होती है, या गुस्सा जब आता है, या हर्ष वगैरह है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन में साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन वो किस तरह से बच्चों में कन्वे हो रही हैं या उन तक पहुंच रही हैं, ये समझ कर फिर चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई भाषा विकास बच्चों में पढ़ने और लिखने के कौशल की नींव रखता है, क्योंकि वे स्कूल में प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कक्षा में उनकी शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे साथियों और शिक्षकों से जुड़ते हैं और उनके पूरे जीवन में जब वे वयस्कता में बढ़ते हैं। इसलिए भाषा कौशल विकसित करना प्रत्येक बच्चे की बाद की जीवन अवधि में सामाजिक प्राणी के रूप में और शिक्षा प्राप्त करने में प्रगति के लिए पूर्ण महत्व रखता है। जी, और ऐसा ही तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अपने बच्चे की वाणी और भाषा कौशल को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे की रुचि वाली चीज़ों के बारे में एक साथ खूब बात करें। आपको अपने बच्चे के साथ बातचीत को दिलचस्प बनाना होगा और उन्हें जवाब देते रहना होगा, ताकि वे संवाद से प्रोत्साहित हों। जब आपका बच्चा शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो आप जो कह रहे हैं उसे दोहरा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने देखिए बहुत सही चीज़ लिखी है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब बच्चे बोलते हैं या बोलना शुरू करते हैं तो फिर कुछ ऐसा लगता है कि भाई हाँ चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, या फिर उनको कि हाँ वो कुछ भी बोल रहे होंगे, मतलब उन पर ध्यान नहीं देना। तो ये दोनों ही बातें ध्यान देने वाली हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसे वो सुने, नहीं तो फिर बोलने की इच्छा भी नहीं होगी।
बिल्कुल, बच्चों की बोली में ज़रूरत से ज़्यादा सुधार करने से भी अभिभावकों को बचना चाहिए। बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं तो कई शब्दों को गलत या तुतला कर बोलते हैं, जो कि समय के साथ-साथ वो धीरे-धीरे सही बोलना सीख भी जाते हैं। बच्चों के उच्चारणों को सुधारें, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, वरना बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है। अगर बात-बात में आप उसे टोकेंगे तो शायद उसे झल्लाहट हो, उसे ज़िद हो जाए। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना संगीता, मुझे लगता है कि बड़े धैर्य के साथ करने की है। बच्चों को पालना, उनको सिखाना, उनको लायक बनाना, इन सारी चीजों में हमें बहुत धैर्य के साथ चलने की जरूरत है। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि बच्चों में वाणी और भाषा विकास, भाई बच्चे ही तो विकास के पर्याय माने जाते हैं। विकास क्रम पल प्रति पल उनमें ही तो दिखता है। माना उनसे तोतली बोली का कोई जवाब नहीं, लेकिन हमेशा ही वे इसी अवस्था में ही तो नहीं रह सकते। और शैशव गुजरा, बकैया खींच पांवों पर आए, फिर तोतली बोली भी बदली, शब्दों पर आए। ये हम सभी के देखा देखी में उनके श्रवण प्रक्रिया के विभिन्न विकास क्रम ही तो हैं। शब्दों से वाक्य विन्यास और फिर वाणी के प्रगल्भता तक पहुंचते हुए किशोर से युवक हुए, फिर प्रगल्भता ही उनके जीवन की निशानी है। ये सारा विकास क्रम बालक के समर्थ कौशल का परिचायक है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो आत्मसात करते चले जाते हैं एक के बाद दूसरी बातों को। और आजकल जो तरह तरह की जो थेरेपी चली है उस पर लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो जो स्पीच थेरेपी है उसमें जल्दीबाजी न करें। कई बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में जो देरी से बोलते हैं, और इसमें जो अभिभावक हैं वो जल्दी बोलना सिखाने के लिए स्पीच थेरेपी पर रास्ता, मतलब इस तरह का रास्ता चुनते हैं। मगर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पहले डॉक्टर की सलाह ले लें कि आपके बच्चे की मतलब क्या कंडीशन है या इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, और उसके बाद बोलने के पीछे का कारण पहले पता करें, उसके बाद फिर देखें कि क्या करना है। बिल्कुल। और अगर आपका बच्चा 3 साल से ज्यादा उम्र का हो गया है और फिर भी अगर उसे अभी तक बोलना नहीं सीखा है, तो आपको बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए। और संगीता, एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई भाषा बचपन में सीखी जाए तो बहुत आसानी से खेलते खेलते आ जाती है। हर बच्चा अलग होता है और उसका विकास अलग अलग होता है। सुनने के अभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। जागरूकता के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। तो जागरूक रहें। और बच्चे का जो विकास है वो यकीनन भाषा के जरिए ही होता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक गीत सुनने की जरूरत है। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो।
जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। संगीता, बच्चों के साथ मुझे लगता है कि ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, उससे भी वो घबरा जाते हैं। ये जो बहुत से बच्चे स्टैमर करने लगते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी वजह से मुझे लगता है कि डर से ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो शिक्षिका रही हैं, बहुत बच्चों को देखा होगा आपने। जी जी। तो बच्चे जो होते हैं, देखिए प्रेशर डालने से क्या होता है कि वो जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल करके फिर घबराहट में कुछ और बोलते हैं। तो जब वो घबराहट में बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे से एक कहते हैं ना कि उसका साइड इफेक्ट, जैसे डर जैसी चीजें बैठ जाती मन में। ऐसा नहीं है कि बोली में कोई दिक्कत है, बल्कि अगले व्यक्ति का कैसा व्यवहार है उससे जो घबराहट होती है उससे एक डर तरीके की चीजें जो हैं वो मन में बैठ जाती हैं, और फिर उसके बाद वो चीज आगे चलती है। जो घबराहट एक व्यक्ति से शुरू हुई वो दूसरे के साथ भी रहती है, तीसरे के साथ भी रहती है, चौथे के साथ भी रहती है। तो मतलब वो एक स्वभाव सा बन जाता है। तो इन चीजों से बहुत बचना चाहिए। और जब हम लोगों ने बात की स्पीच थेरेपी वाली, तो राशि जी, जब हम लोग स्पीच थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें भी ये देखना चाहिए कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, कौन लोग हैं सिखाने वाले, और बच्चों के साथ समय जरूर देना चाहिए। जी जी। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री और संगीता। ना मुस्कुरा के धीरे से कहा आपने। हाँ। संगीता, जैसे वो गाना एक है ना, बड़ा सिमटी सी शर्माई सी मेरी दुनिया में तुम आई हो, एक गीत बड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा गीत है ना जी, बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि भाई स्पीच थेरेपी की। तो एक बात जो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात कही कि बच्चों से ऊंची आवाज में नहीं बात करें। कई बार मैंने ये देखा है आसपास के खीज में आकर, गुस्से में आकर माँ बाप जो है वो बच्चे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। इससे तो पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है ना कि जैसा व्यवहार वो देखते हैं उसी तरह से वो आ जाता है। और सबसे पहले जो व्यवहार झलकता है राशि जी, वो सबसे पहले झलकता है बोली में ही। बिल्कुल। हाँ। एक बच्चा अगर अपने घर में गुस्सा देखेगा, चीखना चिल्लाना देखेगा, तो उसको वही स्वाभाविक लगने लगेगा और उसकी आवाज में, उसके अंदाज में, उसके बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें नजर आएंगी। जी जी। तो बहुत जरूरी है भाई कि एक तो अभिभावक को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ भी समय निकाले। सभी बच्चों को देखकर वो भी आगे बढ़ना सीखेगा। इससे बच्चों में शब्दों को पकड़ने और समझने की क्षमता अपने आप बढ़ेगी। और आप जिस लहजे में उनसे बात करते हैं, जिस अंदाज में उससे बात करते हैं, वही अंदाज, क्योंकि ज्यादा वक्त आपके साथ बीतता है, तो वो बच्चा धारण करेगा और
उसके भीतर वो गुस्सा या जिद, इस तरह की सभी चीज वो सीखता कहीं बाहर से नहीं है, वो अपने घर से ही सीखता है। जी। और जब आप चीखे चिल्लाएंगे नहीं तो उसके अंदर वो डर नहीं होगा। मैंने सुना है कई बार जो स्पीच टीचर्स या थेरेपिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि माँ बाप जो बहुत गुस्सा होते हैं तो वो कांपता, वो बोल तो सकता नहीं है, वो नन्ही सी जान है, तो उसके अंदर वो स्टैमर करने की जो आदत होती है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जी। मतलब जो बातें हैं उसको वो घबरा करके और टूटे टूटे शब्दों में, ऐसे शब्दों में फिर बोलने लगेंगे कि जैसे आप समझ भी उनको नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका देखिए पूरा व्यक्तित्व तो पूरी तरह से डेवलप होता नहीं है, वो छोटे रहते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी की तरह उनका जो होता है वो जिंदगी होती है, और फिर उसको आगे पनपना है, फलना है, फूलना है। तो ये चीजें अगर शुरू से ही हो जाएंगी तो फिर व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली, थोड़ा क्या बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वही है कि जैसे अब बच्चे सीखेंगे वैसे आगे होंगे। कच्ची मिट्टी है, जैसे आप उन्हें ढालेंगे वो बिल्कुल वैसे ही उभर कर आएंगे। जी। और अब मिट्टी आजकल की बहुत सौंधी सी है, भीगी सी है, तो ऐसी एक जगह है लोनावाला, है ना, उस तरफ चलते हैं लोनावाला। हमारे कुछ श्रोताओं ने भी हमें लोनावाला के बारे में बहुत कुछ लिखकर भेजा है, लेकिन फिलहाल तो हम बताएं कि भाई लोनावाला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और नगर परिषद है। ये पुणे से लगभग 64 किलोमीटर पश्चिम और मुंबई से 96 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये जगह जो है चिक्की के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है और साथ ही ये मुंबई पुणे को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक प्रमुख पड़ाव भी है। लोनावाला भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान INS शिवाजी का भी घर है और लोनावाला को प्रकृति ने प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। लोनावाला और निकटवर्ती बंडाला, उसके बाद ये एक पर्वतमाला में समुद्र तल से लगभग 622 मीटर पर जुड़वा हिल स्टेशन है जो दक्कन के पठार और कोंकण तट को सीमांकित करते हैं। तो ये तो जब एक पठार की बात हो गई और लोनावाला चूंकि ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ की जो वादियां हैं तो वो तो उनका तो क्या कहना ही क्या है। और इस समय की जहाँ तक बात है तो पर्यटन वहाँ बहुत ज़्यादा होगा। बारिश के समय में लोग बहुत जाना पसंद करते हैं। लोनावाला में मानसून के समय पर्यटन चरम पर होता है, जैसा कि आजकल चल रहा है। तो नाम लोनी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो है वो कुछ अवली का अर्थ है या श्रृंखला है, कुछ इस तरह की। और झुका हुआ यानी कि तो झुकाव जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि श्रृंखला बनती है। और कुछ एक जगहें जो हैं लोनावाला के बहुत करीब हैं जो देखने लायक हैं। साथ ही यहाँ जो किले हैं वो भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन हैं, जो देखने वाले हैं। इसमें लोहागढ़ और बिसापुर वगैरह भी जो जगह हैं देखी जा सकती हैं। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है और कई तरह से अगर देखा जाए तो चूंकि यहाँ का पूरा वातावरण अलग होता है तो उसी हिसाब से ठहरने की भी जो जगह हैं वो वैसी ही खूबसूरती से बनाई गई हैं। ऐसा बनाया गया है कि बस आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि भाई लोनावाला महाराष्ट्र का एक जाना माना हिल स्टेशन है जहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस मौजूद है, जिसमें बेहद खूबसूरत झरने, दिल को लुभाने वाली झीलें, किले और इसी तरह की बहुत सी देखने लायक चीजें शामिल है। इस हिल स्टेशन को सह्याद्री का गहना भी कहा जाता है। लोनावाला के साथ साथ इसके करीबी हिल स्टेशन खंडाला में हनीमून कपल के अलावा लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। तो परिवार के साथ और दोस्तों के साथ भाई हम भी तो इसीलिए बात कर रहे हैं राशि जी कि लोग जाएं वहाँ घूमें। और ये बड़ा ही सुंदर पर्यटन स्थल है। जब वो जाएंगे वहाँ तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना सुंदर है। लेकिन हम अपने शब्दों से उनको वहाँ ले चल रहे हैं जिससे कि वो नहीं अगर अपना मन नहीं बनाए तो बना ले, है ना। बिल्कुल। और एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि लोनावाला बेहद ही रमणीक, अभी मौसम भी सुहाना है, मजे से जाइए, प्राकृतिक मनोरम हरियाली, कालपुत उठाइए, गर्मा गर्म मक्के खाएं, भुट्टे खाएं, उसकी पकौड़ियां खाएं, उन पल को अपने कैमरे में कैद कीजिए, पर जोश में नहीं, यानी अपने को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन का आनंद लीजिए।
और पर्यटन के आनंद के साथ साथ जो राशि जी है वो एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप वहाँ मतलब एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है और चूंकि हिल स्टेशन है तो फिर लोग जाते हैं तो अपने 4 पहिया वाहन से भी जाते हैं, 2 पहिया वाहन से भी जाते हैं। तो जैसे भी आप जाते हैं तो पूरी तरह से आप उसमें सावधानी बरतें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी बताया कि भाई बाई रोड जाने के लिए पुणे और मुंबई दोनों ही तरफ से लोनावाला जाया जा सकता है। ट्रेन से जाने के लिए पुणे से हर 2 घंटे में लोनावाला के लिए लोकल ट्रेन भी उपलब्ध है। अगर आप वाया मुंबई आ रहे हैं तो लोकल ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप वाया मुंबई आ रहे हैं तो लोकल से सुपोती तक पहुंचा जा सकता है, जहां से लोनावाला के लिए बसें जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं। तो कई जगह वहां पर घूमने वाली भी है लोनावाला में। हाँ, डैम है, टाइगर पॉइंट है, लायन पॉइंट है, गुफाएं हैं, है ना? बहुत सारी जगह हैं। तो लेकिन बस वही बात है कि जहां हम जाते हैं वहां उन जगहों को याद रखें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम घूमने जाते हैं तो जो जगहें हैं वो कह सकते हैं ना कि जो प्रकृति की गोद में बसी हुई हैं तो वो वैसी ही सुंदर लगें, वैसी ही सुंदर दिखें। इसलिए जो चीज़ें हम ले जाते हैं खाने पीने की और उसमें जो वेस्ट होता है उसे एक बैग में आप रख लें, हाँ इकट्ठा करें और उसके बाद साथ ही लेकर के आ जाएं। फिर जहाँ डालना है वहाँ डालें। ये ना सोचें कि भाई ये तो प्राकृतिक जगह है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वैसा ही फिर डाल दें, फेंक दिया, हाँ फेंक दिया। तो और भाई लोनावाला झील है, राजमाची पॉइंट और गुफाएं हैं, टाइगर लीप है, ड्यूक नोज है, बुशी डैम है, बहुत सारे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं। बस आपको जाने की देर है, आप एक बार जाकर देखें वहां पे। और भाई जहां तक एक दिन में लोनावाला घूमने की जगहों की बात है तो आपके पास विकल्पों की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये जगह बहुत अपने आप में शांत परिदृश्य, खूबसूरत स्ट्रॉबेरी, वहां स्ट्रॉबेरी बहुत मिलते हैं संगीता जी, और के बागान हैं और खूबसूरत पहाड़ों के लिए ये जगह जानी जाती है, जहाँ के कई प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से हमने बताया झील है। और शांति और स्थिरता के लिए तो ये जगह काफी प्रसिद्ध है। अगर आपको शांति बहुत पसंद है, आप ज्यादा भीड़ में या शोर से अलग जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। और पहाड़ हैं, झील हैं, और रोमांच के शौकीनों के लिए टाइगर लीप और ड्यूक नोज है। यहाँ के अन्य कुछ पर्यटक जो हैं स्थल जो है वो भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ यात्री जो हाइकिंग का शौक रखते हैं, ट्रैकिंग जैसे कुछ रोमांचकारी खेलों का भी आनंद ले सकते हैं जिनको शौक है इनका। और टाइगर लीप का नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जब आप घाटी को देखते हैं ना तो आपको एक उछलते हुए बाघ का आभास होता है। मतलब ये इस तरह से देखिए प्रकृति है, उसके कितने सारे रूप हैं, तो वो वैसे ही रहे तो बहुत खूबसूरत लगती है। और कार्ला की गुफाएं भी हैं जहाँ पर, जो गुफाओं में अगर जाए घूमा जाए, जिसमें देश के सबसे बड़े और अच्छी तरह से संरक्षित हीनयान बौद्ध चैत्य हैं। बौद्ध धर्म के महासंघिका संप्रदाय से जुड़ी ये गुफाएं भारत की सबसे पुरानी चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है, जिसमें से सबसे पुरानी गुफा पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। और यहाँ बेहतरीन रूपांकों, मूर्तियों, शिलालेखों, स्तूपों, जो स्तंभ हैं वो 37 स्तंभ वाले गलियारों को देखकर आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, जिसमें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी बीम है। इसमें से कुछ अभी भी जीवित है। आपको प्रवेश द्वार पर एक मंदिर भी दिखाई देगा जिसे हाल में बौद्ध काल के स्तंभों का उपयोग करके बनाया गया है। और भी है जगह। और हमारे एक दो श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई प्राकृतिक दृश्य ही एक ऐसा जरिया है जिसे देखने से मन को आराम मिलता है। इस भाग दौड़ती हुई जिंदगी में थोड़ा समय निकालकर कुदरत के बीच जाकर भी समय बिताना चाहिए। और एक और श्रोता ने लिखा है कि लोनावाला महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, हरे भरे जंगलों, झरनों और प्राचीन किलों के लिए जाना जाता है। ये मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, जिससे ये दोनों शहरों के निवासियों के लिए
वीकेंड गेटवे बन गया है और उन्होंने वही प्रमुख आकर्षण के बारे में लिखकर भेजा है जो हम यहाँ बता रहे हैं अपने श्रोताओं को। और मुंशी बांध भी है और उसके बाद जैसे कि आपने बोला कि ड्यूक स्नूस लोनावाला का काफी प्रसिद्ध है। तिकोना किला भी एक लोनावाला में है जो मराठा साम्राज्य का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल रहा है और समुद्र तल से 1066 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुगलों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद शिवाजी महाराज ने 1670 के दशक में इस पर फिर से जो है वो हासिल किया इस जगह को और फिर ये एक विशेष जगह में परिवर्तित किया गया। पावना झील भी यहाँ की है जो बहुत प्रसिद्ध है, शानदार है। और जानती हो संगीता, ये सूर्यास्त की खूबसूरती और सूर्योदय दोनों की खूबसूरती देखने के लिए भी लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा झरना है और जिसे मानसून के दौरान अपने पूरे उफान पर देखा जा सकता है और इस दौरान एक जलधारा बनती है जो फिर टाइगर लीप के तल तक जाती है। और अब हम एक गीत सुन ले। हाँ। पिया चोरी डगर चूमे पिया जा घर आ
हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भाई नाम बहुत सुना है लेकिन वहां गई नहीं हूँ। और किसी ने लिखा कि वहां की जो चिक्की है वो बहुत फेमस है, वो बहुत, मैंने तो खाया, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन जाया जा सकता है। आप जाकर खुद देखें, घूमें उन जगहों को। घूमने से थोड़ा मन भी फ्रेश होता है, शांत होता है। ये लिखते हैं ना एक श्रोता कि लोनावाला का नाम मैंने बहुत सुना और बारिश के दिनों में उस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, कहते हैं। हाँ। बिल्कुल बढ़ जाती है। और आपने ये भी लिखा है कि लोनावाला मैं नहीं गई लेकिन मैंने बहुत सुना है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है वो जगह। बट हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा है और हमें पता है कि बहुत खूबसूरत वो जगह है। तो अब हम विषयांतर करें। हाँ, जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी हम सब काम चलाते थे ही। आज काम करने की गति तेज हो गई है, इतना अंतर अवश्य है, कुछ नए रास्ते खुल गए हैं, इसके कारण सब कछुआ छाप चलता रहता है। अभी जहाँ भाई किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो इनका अपना ये ऐसा लिखती हैं कि अभी जहाँ दुनिया के हर क्षेत्र में आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उस जानकारी में समय लगता है, यानी कि जो हम अपने से जुटाते हैं। घर बैठे होने वाले कामकाज पहले की तरह कराने पड़ते हैं, ऐसा है। संगीता, मुझे एकदम से याद आया कि हमने अपने श्रोताओं से ये गुजारिश नहीं की भाई आप घूमने जाएं, जरूर जाएं, लेकिन बारिश का मौसम हो कि न हो, सेल्फी लेते समय बहुत सावधान रहें, है ना। बिल्कुल, जाने वाला चला जाता है लेकिन जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनकी जिंदगी में शून्य हो जाता है। तो आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका ध्यान जरूर रखें। और पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जैसे कि हमने कहा भी था कि 4 पहिया 2 पहिया वाहन से भी लोग जाते हैं, तो गाड़ियां भी जो है वो संभल कर चलाएं। और एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जब कंप्यूटर नहीं थे, इसमें कोई दो मत नहीं कि कंप्यूटर आने से बहुत सारी सुविधाएं, कामों में आसानी हो गई। बैंकिंग के काम, टिकट बुकिंग, प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी सभी ऑनलाइन उपलब्ध है। सबसे सुविधाजनक तो फोन, मोबाइल हो गई। पल भर में आप दुनिया के किसी कोने से जुड़ सकते हैं। पहले चिट्ठियां और ट्रंक कॉल का इंतजार करना पड़ता था, अब पल भर में आप व्हाट्सएप, मैसेंजर और अपने परिवारजनों से जुड़ सकते हैं। सुविधा लोगों को कुछ ज्यादा ही व्यस्त कर दिया है इस सुविधा ने, क्योंकि अब रिश्ते और दुनियादारी भी डिजिटल निभाए जा रहे हैं। कुछ हद तक तो बात सही है इनकी। बिल्कुल सोच समझ कर ही उन्होंने ये संदेश भेजा होगा। एक श्रोता ने लिखा है, आप लिखती हैं कि कंप्यूटर के इजाद से जहां फायदा हुआ है वहीं नुकसान भी बहुत हुआ है। मनुष्य का दिमाग भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। देशों की प्रगति में जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनके काम को आसान करते हैं, कम समय में अधिक काम हो जाता है। वहीं बच्चों के दिमाग का इस्तेमाल कम होने लगा है। छोटे बड़े हिसाब सब मनुष्य ही करते थे, बच्चों को भी कंप्यूटर में काम करने की आदत हो गई है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं। हमारे यहाँ 2 से लेकर 20 तक पहाड़े याद रहते थे, निबंध वगैरह सोच कर लिखते थे, छोटे बड़े घटाना बढ़ाना हिसाब कर लेते थे, पर अब न तो कोई प्रश्न उत्तर याद करता है न रटता है। क्योंकि वो ये हो गया ना कि जैसे अब कोई चीज है, उसे अगर देखना है या नहीं आता कुछ, तो बस ये होता है कि याद करने की क्या जरूरत है, तुरंत मोबाइल घुमाया, कंप्यूटर देखा और हो गया। और अब तो मोबाइल भी जो है वो कंप्यूटर के ही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब कंप्यूटर नहीं थे, वाह क्या वो भी दिन थे, बड़े ही शांति में गुजरा करते थे, चैन से खाते थे, पीते थे, मस्त रहते थे, अपने बाग बगीचे में झलुआ डालकर झूलते, आपस में खेलियां करते, लोगों से स्नेहपूर्ण बातें करते हुए तनाव रहित रहते। भले ही पूरी दुनिया मुट्ठी में हो, पर चैन सुकून तो था, अपनी मुट्ठी में ही रहा करता था। और आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा करता था। सारे काम आराम से किया करते थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी और तेजी का वाह क्या ही कहना ही क्या, बस फुर्ती ही फुर्ती। हाँ, ये बात तो है कि कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हम कितनी देर बैठे हैं, भूख प्यास भी खत्म हो जाती है। और फिर ये होता है कि आंखों का, जैसा कि इन्होंने चश्मे के बारे में लिखा, तो हाँ, चश्मा तो फिर हो जाता है। सिर्फ चश्मा ही नहीं संगीता, हमने देखा है कि बहुत से युवाओं को गर्दन के पास दर्द है। बहुत से लड़कियों को मैंने देखा, उन्हें लोअर बैक की पेन है, क्योंकि बहुत देर देर तक कंप्यूटर के आगे बैठते हैं। बहरहाल हमें तो लगता है कि वो दिन भी बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, जब ईमेल नहीं किया जाता था, जब हाथ से खत लिखा जाता था और पोस्टमैन
पोस्टमैन के आने का इंतजार होता था, है ना। अब बात संचार अगर कि हम कर रहे हैं तो पत्र या टेलीग्राम ही माध्यम होता था, लिखकर बात की जाती थी पढ़ने के लिए, और ऐसे में कम्युनिकेशन आज की अपेक्षा काफी धीमा होता था। अब तो एक क्लिक पे आप सारी दुनिया को अपने बारे में बता सकते हैं, देख सकते हैं। अब कंप्यूटर पे लोग विदेशों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप रूबरू होके बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि पहले जो हस्बैंड अगर बाहर है, पति बाहर है या पत्नी बाहर काम कर रही है, तो रिश्ते निभ जाते थे। लेकिन अब एक शब्द है डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि भाई अगर पता चले कि वो व्यक्ति बाहर रहेगा, और ये तो बच्चे जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि वैसे व्यक्ति से या उससे विवाह हो सके। लेकिन मशीनों के द्वारा दूरियां अगर एक तरह से कम हुई है, तो विचार की दूरी कहीं ज्यादा बढ़ गई है उसमें, है ना। तो एक और हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं उनका संदेश पढ़ देती हूँ जल्दी से, कि साल 1974 में मैं जब सर्विस में जुड़ा, वो हमारे टेलीकॉम विभाग की बात करूं तो उन दिनों टेलीफोन नंबर की जो इंक्वायरी के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी हाथों से लिखकर बनानी पड़ती थी, और वो काम मैं ही करता था। उसमें सीरियल नंबर क्रम के अनुसार और ABCD नाम के अनुसार यानी अल्फाबेटिक बनाने में काफ़ी समय लगता था। कोई नया कनेक्शन लगा हो या कोई कनेक्शन स्थानांतरित हुआ हो या कोई कनेक्शन बंद हुआ हो, तो सभी की एंट्री समय समय पर करनी पड़ती थी। लेकिन साल 1994 में डायरेक्टरी विभाग में जब कंप्यूटर आया, तब उसमें ये सभी कार्य करने में मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। कोई भी कनेक्शन का डेटा डालो, अपने आप नंबर जो था वो आता था और अल्फाबेटिकली फाइल अपने आप बन जाती थी। तो इस बारे में इन्होंने ये जो जानकारी वो खुद वहाँ काम करते थे। जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने साझा की है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि सेवा काल के दौरान स्कूल में परीक्षा संबंधी कार्य बहुत ध्यान से करना होता था। रिजल्ट शीट बनाकर 2 अन्य शिक्षिकाएं उसे टैली करके हस्ताक्षर कर देती थी। फिर हाथों से नंबर अंक तालिकाओं में भरे जाते थे, लेकिन कभी कोई गलती नहीं होती थी, बल्कि ज्यादा सतर्क रहकर कार्य होता था। कंप्यूटर आने पर ये सारे काम कंप्यूटर पर होने लगे और कंप्यूटर परीक्षा भी पास कर लेती थी, लेकिन फिर भी हमें तो वो हाथ से किया गया कार्य ही ज्यादा विश्वसनीय और आसान लगता था। क्योंकि फिर देखिए, जब चीजें बदलती हैं, जब विज्ञान मतलब तकनीकें जब बदलती हैं विज्ञान के जरिए, तो थोड़ा समय तो लगता है उसको आत्मसात करने में। लेकिन कभी बहुत सारी चीजें हैं जो आसान भी हो गई हैं। अब बहुत सही तो सभी मतलब हमारे जितने भी श्रोता ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग मैगजीन अखबार पढ़ते थे, किताबों से दोस्ती थी, आसपास के लोगों से पूरे मोहल्ले की खबर मिल जाती थी और सबसे गप्पे मारते दिन बीत जाता था। खबरों वाली काकी हुआ करती थी, सबके हाल सुना देती थी, वो इसी नाम से फेमस थी, खबरों वाली काकी। हाँ, देखिए अपनी अपनी जो यादें हैं वो किस तरह से हमारे श्रोताओं ने ताजा की हैं। तो अब एक गीत की तरफ बढ़ते हैं। हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। आज हमने दिल
फसाना, अब कहानी आपकी, मेहरबानी आपकी। एक संदेश है संगीता कि जब कंप्यूटर नहीं थे तब हम बहुत छोटे थे। अब तो कंप्यूटर के बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं करना चाहती, क्योंकि कंप्यूटर ने जीवन बहुत आसान कर दिया है। बात तो सही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। तो समय के हिसाब से वही देखना चाहिए कि जितना देर बैठना है बस उतनी देर बैठिए, और उसके बाद थोड़ा, जैसा कि हमने बात की कि सुना भी जाए प्रकृति को थोड़ा सा। बिल्कुल। तो अब हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। मैं राजश्री त्रिवेदी और संगीता श्रीवास्तव कहते हैं नमस्कार। सखी सहे